ओ डाइसू ट्रेन पर अनुचित व्यवहार के लिए गिरफ्तार हुआ। दावा करता है कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है, लेकिन फिर भी पुलिस हिरासत में रहता है। अफसरों से जूझने और हथकड़ी लगने के बाद उसका दोस्त जू ह्वान उसे रिहा करवा लेता है। अपनी बेटी से माफी मांगने के लिए फोन करते वक्त ओ डाइसू बातचीत के दौरान गायब हो जाता है, जिससे जू ह्वान हैरान रह जाता है। ओ डाइसू एक बंद बिना खिड़की वाले कमरे में जागता है और अपनी गिरफ्तारी का कारण समझने की कोशिश करता है। उसे छोटे दरवाजे से भोजन मिलता है, जिसमें सुशी भी शामिल होती है। एक दिन एक सेडेटिव गैस कमरे में भर जाती है और उसे बेहोश कर देती है। दो आदमी डाइसू के कमरे में प्रवेश करते हैं, उसका हेयर कट करते हैं, उसके कपड़े बदलते हैं और जगह को साफ करते हैं। फिर उसका खून का नमूना लेते हैं। होश में आने पर डाइसू एक न्यूज रिपोर्ट देखता है, जिसमें बताया जाता है कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है और उस पर ही आरोप है, क्योंकि उसकी खून और उंगलियों के निशान अपराध स्थल पर पाए गए थे। घबराहट और उलझन में वह हलूसिनेट करने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसके ऊपर चींटियां रेंग रही हैं। अपनी परेशानी में वह एक शीशा तोड़ता है और गिरकर फिर से बेहोश हो जाता है। 3 साल गुजर जाते हैं और डाइसू पूरी तरह से टूट चुका होता है। उसकी दुनिया अब सिर्फ टीवी के आसपास घूमती है, जो उसकी असली दुनिया से जुड़ने का एकमात्र तरीका बन जाती है। अपने कष्ट से बचने के लिए वह आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कैद करने वाले उसे बचा लेते हैं। इसके बाद वह एक डायरी लिखने लगता है, जिसमें वह अपने अतीत की गलतियों के बारे में लिखता है, जो उससे कैद के दौरान महसूस हुई। डाइसू को एक उद्देश्य का एहसास होने लगता है। वह शैडो बॉक्सिंग सीखता है और खुद पर टैटू बनाता है। हर साल अपनी कैद का एक निशान। चॉपस्टिक का इस्तेमाल करते हुए वह एक सुरंग खोदना शुरू करता है। 11 साल तक मेहनत करने के बाद वह उस दीवार को पार करता है, लेकिन उसे उसके बाद एक और दीवार मिलती है। आखिरकार 15 साल बाद वह बाहर की दुनिया में पहुंचने में सफल हो जाता है और पहली बार बारिश का पानी अपनी त्वचा पर महसूस करता है। वह पूरी तरह से भागने का संकल्प करता है और 1 महीने के भीतर खुद को मुक्त करने की कसम खाता है। जब गैस फिर से उसके कमरे में भरने लगती है, एक महिला आती है और डाइसू को हिप्नोटाइज कर देती है। जब वह होश में आता है तो पाता है कि वह एक इमारत की छत पर है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो एक कुत्ते के साथ है और उसे अपनी भयानक कहानी सुनाता है। वह आदमी अपनी कहानी साझा करने की इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन डाइसू उससे पहले ही चला जाता है। लिफ्ट में नीचे उतरते हुए वह एक महिला का सनग्लास चुरा लेता है। इस बीच छत पर वह आदमी अपनी ही निराशा से अभिभूत होकर आत्महत्या कर लेता है। डाइसू अपनी पत्नी की हत्या के झूठे आरोपों के कारण घर नहीं लौट सकता, न ही किसी से संपर्क कर सकता है। वह अपने गुस्से और नफरत को स्थानीय गुंडों पर मुक्केबाजी का अभ्यास करके व्यक्त करता है। इसी दौरान एक रहस्यमय भिखारी उससे मिलता है, जो उसे पैसे और एक मोबाइल फोन देता है। भिखारी डाइसू को चेतावनी देता है कि वह कोई सवाल न पूछे। डाइसू एक रेस्टोरेंट में जाता है और कुछ खाने को मांगता है। वहाँ उसे मीडो नाम की एक शेफ मिलती है, जो उसे पहचानी हुई लगती है। जब वह इस कनेक्शन पर विचार कर रहा होता है, तब उसे उसके बंदी से एक कॉल आता है, जो उसे उसकी नई कपड़ों के बारे में मजाक उड़ाता है और पूछता है क्या वह उसे पहचानता है। डाइसू बंदी की पहचान का अनुमान नहीं लगा पाता। बंदी उसको बताता है कि वह आदमी उसकी जिंदगी का विशेषज्ञ है। फिर बंदी उसे रहस्यमय तरीके से निर्देश देता है कि वह अपनी भूतकाल की घटनाओं पर विचार करे, ताकि वह अपनी यातना का कारण जान सके। जीवित ऑक्टोपस खाने के बाद डाइसू थकावट और तनाव के कारण बेहोश हो जाता है। मीडो, जो उसकी चिंता करती है, उसे अपने घर ले जाती है और उसकी डायरी पढ़ने लगती है। वह नोट करती है कि डाइसू की लंबे समय तक सूरज की रोशनी से दूरी ने उसकी इम्यून सिस्टम को कमजोर कर दिया है। जब मीडो बाथरूम में जाती है, डाइसू उसके पीछे जाता है और उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। मीडो उसे चेहरे पर थप्पड़ मारती है और उसकी हरकतों को नकार देती है। जब वह कमरे से बाहर जाता है तो मीडो उसे समझाती है कि उसने इसलिए विरोध किया क्योंकि उसे डाइसू का नाम तक नहीं पता, लेकिन वह ये भी कहती है कि सब कुछ के बावजूद उसे डाइसू पसंद है। मीडो डाइसू को बताती है कि वे तब एक साथ होंगे जब वह तैयार होगी, और वह अपनी अकेलेपन के बारे में खुलकर बताती है, यह स्वीकार करते हुए कि उसे भी चींटियों का हेलुसिनेशन हुआ है, जो उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। दोनों एक साथ फर्श पर लेट जाते हैं और एक दूसरे से जुड़ने का पल साझा करते हैं। मीडो उसकी बेटी का पता लगाने में मदद करती है। डाइसू अपनी बेटी से फिर से जुड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है और फैसला करता है कि वह पहले अपने बंदी का सामना करेगा और उसे मारेगा, फिर अपनी बेटी को ढूंढेगा। डाइसू अपनी कैद के दौरान उसे दी गई सुशी को ढूंढने के लिए एक खोज में निकलता है और अलग अलग रेस्तरां से स्वाद चखकर वह उसी रेस्तरां तक पहुंचने की कोशिश करता है। इस बीच मीडो चुपके से ऑनलाइन किसी से डाइसू के बारे में चैट करती है, जिससे डाइसू गुस्से में आ जाता है और उस पर विश्वास नहीं करता और वह वहां से निकल जाता है। आखिरकार डाइसू सही रेस्तरां
रेस्तरां तक पहुंच जाता है और उसके डिलीवरी मैन का पीछा करता है, जो उसे उसके जेल के स्थान तक ले जाता है। वह पाता है कि यह एक निजी सुविधा है जहां लोग दूसरों को कैद करने के लिए पैसे देते हैं। खासकर कम प्रोफाइल वाले लोगों को टारगेट किया जाता है। गुस्से और उत्तरों की तलाश में डाई-सू जेल के वार्डन पार्क चोल-वू को टॉर्चर करता है और उसकी 15 दांत निकालता है, हर साल के लिए जो उसने अपनी कैद में बिताए थे, यह जानने के लिए कि सच्चाई क्या है। पार्क उसे बताता है कि उसने डाई-सू के बंदी बनाने वाले आदमी का चेहरा कभी नहीं देखा, लेकिन उसने सभी कॉल्स रिकॉर्ड किए थे। डाई-सू टेप लेता है और जेल के गुंडों से लड़ता है। उनमें से एक द्वारा पीठ में चाकू घोंपे जाने के बावजूद वह आगे बढ़ता रहता है। जैसे ही वह अपनी भागने के करीब पहुंचता है और अधिक गुंडे आते हैं उसे रोकने के लिए, लेकिन डाई-सू सभी को पराजित करने में सफल हो जाता है। अपनी हिंसक संघर्ष के बीच वह यह सवाल करने लगता है कि क्या अपनी बदला लेने के बाद वह कभी उस व्यक्ति में वापस आ सकेगा जो वह पहले था, या क्या वह इस प्रक्रिया में बहुत बड़ा राक्षस बन चुका है। खून बहने के कारण सड़क पर गिरने के बाद एक अजनबी डाई-सू की मदद करने आता है और उसे मीडो के घर जाने का रास्ता दिखाता है। जब वह उसकी मदद करता है तो अजनबी रहस्यमय तरीके से कहता है अलविदा डाई-सू और खुद को डाई-सू के बंदी के रूप में प्रकट करता है। घर वापस जाने पर डाई-सू टेप सुनता है और एक चौंकाने वाला सत्य जानता है, उसे बहुत ज्यादा बोलने के कारण कैद किया गया था। अगले दिन डाई-सू अपने पुराने दोस्त जू ह्वान से मिलता है और अपने अतीत को जोड़ने के प्रयास में उसे टेप दिखाता है, यह उम्मीद करते हुए कि वह जवाब या पुष्टि प्राप्त कर सकेगा। डाई-सू उस व्यक्ति एवरग्रीन को ढूंढता है जिसके साथ मीडो ऑनलाइन बात कर रही थी। एवरग्रीन जो रहस्यमय बना रहता है, डाई-सू से कहता है कि उसे खुद जवाब खोजने होंगे, पहले यह पता करके कि कौन जिम्मेदार है और फिर क्यों। वह डाई-सू को 5 दिनों की समय सीमा देता है। अगर वह सफल होता है तो एवरग्रीन अपनी जान ले लेगा, अगर वह विफल होता है तो वह मीडो को मार डालेगा। एवरग्रीन यह खुलासा करता है कि उसके पास एक यांत्रिक दिल है जिसे रिमोट से नियंत्रित किया जाता है। वह डाई-सू को चेतावनी देता है कि अगर वह उसे यातना देता है तो वह उसका दिल रोक देगा, और अगर डाई-सू उसे मार डालेगा तो वह कभी भी उसकी कैद के कारण को नहीं जान पाएगा। एवरग्रीन डाई-सू को चिढ़ाते हुए कहता है कि बदला सिर्फ एक पाल के लिए ही राहत देता है, क्योंकि सारा दर्द अंततः फिर से उभर आता है। इस बीच पार्क चोल मीडो और डाई-सू दोनों को बंदी बना लेता है। बदला लेने के उद्देश्य से डाई-सू के दांत निकालने की कोशिश करता है। हालांकि डाई-सू पागल तरीके से हंसने लगता है, जिससे पार्क चौंक जाता है। उसी क्षण पार्क को एवरग्रीन का फोन आता है, जो उसे डाई-सू को छोड़ने के बदले पैसे की पेशकश करता है। स्वतंत्र होने के बावजूद डाई-सू, जो गुस्से से भरा हुआ है, पार्क से लड़ने का आग्रह करता है, यह घोषणा करते हुए कि वह मीडो को छूने की सजा के रूप में पार्क का हाथ काट डालेगा। जब डाई-सू और मीडो के बीच संबंध गहरे होते हैं, वह किस करते हैं, लेकिन उनका यह पल उस समय बाधित हो जाता है जब कमरे में गैस भर जाती है और वे बेहोश हो जाते हैं। 2 व्यक्ति अंदर आते हैं और मेज पर एक रहस्यमय उपहार छोड़ जाते हैं। जब वे होश में आते हैं तो डाई-सू और मीडो उस उपहार को पाते हैं, पार्क का कटा हुआ हाथ। ये समझते हुए कि उसके बंदी को हाथ के बारे में जानने के लिए उसे निगरानी में रखा गया था, डाई-सू को संदेह होता है कि उसे बग किया गया है। वह एक दुकान पर जाता है और दुकानदार से बग का पता लगाने में मदद करने के लिए कहता है। वे डाई-सू के जूते में छिपा हुआ सुनने वाला उपकरण ढूंढ लेते हैं। डाई-सू और मीडो एवरग्रीन से जुड़े हर चीज की जांच करते हैं और सैंगनोक हाई स्कूल से जुड़ी एक कड़ी पाते हैं। जब वे स्कूल जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एवरग्रीन, जिनका असली नाम ली वू जिन है, 99 की कक्षा का सदस्य था। मिलने वाले सबूतों में एक ब्रोशर भी होता है जो सिजर हैंड हेयर सैलून का है, जिससे एक और कड़ी जुड़ती है। उनकी खोज से यह जानकारी मिलती है कि ली वू जिन की बहन ली सुआ, जो जू ह्वान की कक्षा में भी थी, का आत्महत्या के कारण निधन हो गया था। वह एक डैम से कूदकर डूब गई थी। जब डाई-सू जू ह्वान से पूछता है तो वह एक अंधेरे सत्य का खुलासा करता है। ली सुआ एक घटिया औरत थी जो किसी से भी सो सकती थी। ली वू जिन कैफे में बैठा है और उनकी कॉल सुन रहा है। अपनी बहन के बारे में जू ह्वान की बातों से नाराज ली वू जिन उसे मार डालता है। हेडफोन उठाकर ली वू जिन डाई-सू से सीधे संपर्क करता है, यह कहते हुए कि उसकी बहन एक घटिया औरत नहीं थी, और यह बताते हुए कि उसे खुद को उजागर करना पड़ा क्योंकि डाई-सू ने उन बग्स को हटा दिया था जिनका इस्तेमाल उस पर निगरानी रखने के लिए किया जा रहा था। सत्य को उजागर करने के दृढ़ निश्चय के साथ
साथ दाएं सू उस डेंटिस्ट से मिलता है जिसने पार्क के दांत ठीक किए थे। वहीं से वह पार्क से संपर्क करता है और उसी कमरे में मिलने का निर्णय करता है जहां उसे 15 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा गया था। ली वू जिन द्वारा अपना हाथ कटवाने से नाराज पार्क दाएं सू के साथ गठबंधन करने का फैसला करता है। तैयारी के लिए दाएं सू मीडो को उसकी सुरक्षा के लिए एक कमरे में बंद कर देता है और पार्क को निर्देश देता है कि अगर वह 5 जुलाई तक वापस नहीं आता तो उसे रिहा कर दे। सत्य की खोज में दाएं सू सिजर हैंड हेयर सैलून जाता है। सैलून की मालकिन ली सुआह के बारे में एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, यह कहते हुए कि वह एक दयालु लड़की थी और अफवाहों के अनुसार चरित्रहीन नहीं थी। वह बताती है कि सू आह का एक बॉयफ्रेंड था और उसकी आत्महत्या घटिया औरत वाली अफवाहों के कारण नहीं बल्कि एक झूठी गर्भावस्था के कारण हुई थी। वह यह भी जोड़ती है कि यह जू हवान ही था जिसने उसे यह बात बताई थी। दाएं सू को याद आता है कि सैंगनोक हाई स्कूल में अपने अंतिम दिन जब वह सियोल स्थानांतरित होने वाला था, उसने ली वू जिन को अपनी बहन ली सू आह की तस्वीरें लेते हुए देखा था। उनका पीछा करते हुए उसने उनके गलत रिश्ते को देखा। उन्होंने दाएं सू को उन्हें देखता हुआ नोटिस किया, लेकिन वह बिना टकराव के वहां से चला गया। इसके बजाय उसने जू हवान के साथ यह बात साझा की। अनजाने में उन अफवाहों को जन्म दे दिया जिन्होंने सू आह के जीवन को तबाह कर दिया। वर्तमान में दाएं सू मीडो के साथ पूरी सच्चाई साझा करता है, उन घटनाओं को याद करते हुए जिन्होंने उसे बंदी बनाए जाने तक पहुंचाया। इस दुख को समाप्त करने का संकल्प लेते हुए वह ली वू जिन का सामना करने उसके पेंट हाउस पहुंचता है। दाएं सू ली वू जिन के आदमियों को खत्म कर देता है। जब अंततः दोनों आमने सामने बात करते हैं तो दाएं सू आरोप लगाता है कि ली वू जिन ने स्कूल की घटनाओं की उसकी याददाश्त मिटाने के लिए हिप्नोसिस का उपयोग किया। हालांकि ली वू जिन इस बात से इनकार करता है और कहता है कि दाएं सू ने इसे खुद ही भूलने दिया। ली वू जिन बताता है कि उसकी बहन ली सुआह के साथ उसके रिश्ते के बारे में फैली अफवाहें बेकाबू हो गईं, जिससे सब कुछ बर्बाद हो गया। अफवाहें इतनी बढ़ गईं कि हर कोई दावा करने लगा कि सुआह गर्भवती थी, यहाँ तक कि वह खुद भी इसे सच मानने लगी और उसका पेट फूलने लगा। दाएं सू भयभीत होकर पूछता है कि क्या यही कारण था कि ली वू जिन ने अपनी बहन को मार दिया। दाएं सू का मानना है कि जबकि अन्य लोगों ने कहा कि सुआह डैम पर अकेली थी, ली वू जिन ने उसकी तस्वीरें खींची और अंततः उसे धक्का दे दिया। हालांकि ली वू जिन इस आरोप को खारिज कर देता है और बातचीत को एक डरावनी सच्चाई की ओर मोड़ देता है। उसने दाएं सू और मी डो के संबंध को हिप्नोसिस के माध्यम से रचा था। ली वू जिन बताता है कि दाएं सू और मी डो दोनों के दिमाग में पोस्ट हिप्नोटिक सुझाव डाले गए थे। उसने यह सुनिश्चित किया कि दाएं सू अपनी रिहाई के तुरंत बाद मी डो के रेस्तरां जाए। विशिष्ट रिंगटोन ने उसके कार्यों को ट्रिगर किया और कुछ वाक्यांश जो दाएं सू ने बोले उन्होंने मी डो को पूर्व निर्धारित तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया। पूरी सटीकता और क्रूरता के साथ ली वू जिन ने उनकी भावनाओं को नियंत्रित किया, उनके संबंध को अपनी जटिल प्रतिशोध योजना का हिस्सा बनाया। ली वू जिन बताता है कि हर बार जब मीडो ने दाएं सू का हाथ थामा, वह सम्मोहन द्वारा ट्रिगर किया गया एक कार्य था जिससे दाएं सू के भीतर कमजोरी महसूस होती थी। वह दाएं सू को चिढ़ाते हुए कहता है कि दाएं सू बार बार पूछता रहा कि उसे क्यों बंदी बनाया गया, लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए था कि उसे रिहा क्यों किया गया। ली वू जिन दाएं सू को एक उपहार बॉक्स सौंपता है। बॉक्स खोलने पर दाएं सू को अपने परिवार का एल्बम मिलता है जिसमें उसकी बेटी की बढ़ती उम्र की तस्वीरें होती हैं। हालांकि एक चौंकाने वाला सच सामने आता है, तस्वीरों में दिख रही उसकी बेटी और कोई नहीं बल्कि मीडो है। इस खुलासे से दाएं सू स्तब्ध रह जाता है क्योंकि ली वू जिन के प्रतिशोध और चालाकी का भयावह सच उसके सामने आता है। क्रोध से भरकर दाएं सू ली वू जिन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ली वू जिन शांत रहता है और एक और डरावनी जानकारी का खुलासा करता है। पार्क अभी भी उसके लिए काम कर रहा है। वह मीडो को सच्चाई बताने की धमकी देता है। हताश होकर दाएं सू फोन पर मीडो से संपर्क करता है। मीडो उसे बताती है कि उसके सामने एक उपहार बॉक्स रखा हुआ है और पार्क उसे इसे खोलने के लिए कह रहा है। घबराहट में दाएं सू उससे गुहार लगाता है कि वह बॉक्स न खोले। अपनी अंतिम हताशा में दाएं सू ली वू जिन से विनती करता है कि वह मीडो को सच्चाई न बताए। दाएं सू वादा करता है कि वह ली वू जिन के लिए कुछ भी करेगा, जो भी वह कहे, बस मीडो से यह राज छिपा रहे। ली वू जिन को खुश करने की अपनी अंतिम कोशिश में दाएं सू कुत्ते की तरह भौंकने लगता है और खुद को उसका पालतू बनने की पेशकश करता है। वह और भी अधिक अपमानित होकर
होकर ली वूजिन के जूते चाटता है। ली वूजिन दाएं सू की इस स्थिति पर हंसता है, उसकी हताशा से मनोरंजन महसूस करता है। हालांकि दाएं सू अपनी सीमा पर पहुंच जाता है और अपनी ही जीभ काट देता है ताकि वह बहुत ज्यादा बोलने से खुद को रोक सके। ली वूजिन, जो अभी भी नियंत्रण में है, पार्क को फोन करता है और उसे उपहार बॉक्स बंद रखने का निर्देश देता है, लेकिन दाएं सू विद्रोह की स्थिति में ली वूजिन के दिल वाले रिमोट को छीन लेता है और बटन दबा देता है, यह सोचकर कि इससे ली वूजिन की मौत हो जाएगी। इसके बजाय यह एक टेप को चालू करता है जिसमें दाएं सू और मीडो के गलत रिश्ते की ऑडियो रिकॉर्डिंग है। ली वूजिन दाएं सू से पूछता है कि क्या वह और मीडो अपने साझा इतिहास को जानने के बाद एक दूसरे से उसी तरह प्यार कर सकते हैं जैसे उसने और उसकी बहन ने किया था। एक फ्लैशबैक में ली वूजिन की अपनी बहन के प्रति सच्ची भावनाएं सामने आती हैं। टेम से उसे धक्का देने के बजाय, जैसा कि दाएं सू ने शुरू में सोचा था, ली वूजिन ने उसे बचाने की कोशिश की थी। अपना बदला लेकर और दाएं सू को पागलपन के कगार पर पहुंचाकर ली वूजिन अपने दर्द और अपने कृत्यों के बोझ से घिरा हुआ अपने सिर में गोली मार लेता है, अपने अभियान को समाप्त कर देता है। दाएं सू एक सम्मोहन विशेषज्ञ को एक पत्र भेजता है, अपनी दुखद कहानी बताते हुए और उससे अपनी यादें मिटाने का अनुरोध करते हुए। दाएं सू एक बर्फ से ढके मैदान में जागता है, मानो अपने पिछले जीवन के बोझ से मुक्त हो गया हो। मीडो वहां पहुंचती है और दोनों गले लगते हैं। जब वे एक दूसरे को थामे रहते हैं, दाएं सू मुस्कुराता है, लेकिन यह मुस्कान दर्द और अस्पष्टता से भरी होती है और इस बात का खुलासा नहीं होता कि क्या वह वास्तव में सब कुछ भूल चुका है या क्या यादें अभी भी उसके भीतर कहीं बनी हुई हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।